चलिए बच्चे लेट्स स्टार्ट। सेकंड लेक्चर है हमारा, है ना। सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 या 6 डेफिनेशंस कवर किया अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं। Somebody said life is tough. I was tempted to ask compared to what. बड़ा अच्छा कोट है ये, मतलब आई कैन से कि मेरा ना लाइफ टाइम फेवरेट कोट है। मेरे को सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है, बड़ा सिंपल सा है, मतलब कहने को बहुत सिंपल है कि किसी ने कहा जिंदगी बहुत मुश्किल है। सो मेरा मन किया कि मैं पूछूं किस चीज के कंपैरिजन में मुश्किल है। कोट भी नहीं है, एक सवाल है, बट बहुत गहरा सवाल है। चले एक बार क्विकली हम बच्चे देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया। ट्रांजैक्शन क्या होता है, अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, कैश क्रेडिट क्या होते हैं, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट के लिए हमने पढ़ा कि जहां पे एक हेड के सारे ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर दिया जाता है वो होता है अकाउंट। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो ओनर पैसा लगाता है वो कैपिटल होती है, ठीक है बच्चे। और ये याद रखना जरूरी है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये भी हमने कवर कर लिया। ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए जो ओनर विड्रॉ करता है दैट इज ड्राइंग्स। लायबिलिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। लायबिलिटी ऑब्लिगेशन टू पे होती है, जब भी किसी को आपको कोई पैसे पे करने होते हैं तो वो क्या है, लायबिलिटी। 2 तरीके की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है जो ओनर के प्रति होती है, एक्सटर्नल किसी बाहर वाले की तरफ। एक्सटर्नल में नॉन करंट, करंट एंड कंटिंजेंट। नॉन करंट लायबिलिटी होती है पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, यानी जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो अगर उस तारीख से 12 महीने के अंदर पे करना है तो वो करंट है, 12 महीने के बाद पे करना है तो वो नॉन करंट है। शायद पे करना है शायद नहीं करना, वो क्या होती है, कंटिंजेंट होती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चले। एसेट्स सॉरी, एसेट्स क्या होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस ओन करता है जो फ्यूचर बेनिफिट देने के काबिल है और उसकी कोई वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। सम वैल्यू। बच्चे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक टाइपराइटर है जो कबाड़ पड़ा है तो क्या हम उसे एसेट बोल सकते हैं? नहीं, हम नहीं बोल सकते, यानी उसकी कुछ कीमत होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, यानी हम उसे नाप सके वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक हमने कर लिया था। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, विद इन 12 मंथ्स जो कन्वर्ट नहीं होते, हमने लंबे टाइम के लिए खरीदे होते हैं, हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो नॉन करंट होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं जो विद इन 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, कैश में, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, या फिर हम कह लें कि वो एसेट जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदा है, राइट, करंट एसेट है। फिक्टिशियस एसेट के बारे में मैंने बताया था बच्चों कि ये जो होते हैं ये एक्चुअल में एसेट्स होते ही नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज, ये एक एक्सपेंस या लॉस है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए, नॉट येट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बढ़ेंगे। 6 डेफिनेशन हमारी कवर हो गई। अगला डेफिनेशन है रिसीट। रिसीट, देखो रिसीट वर्ड क्या होता है, अभी तक आपने जो सुना होगा वो ये सुना होगा कि आपने किसी को पैसे दिए, सामने वाले ने रिसीट दे दी, ठीक है ना। जैसे मान लो आप मुझे फीस देते हो, बदले में हम रिसीट इश्यू कर देते हैं, है ना, ऐप के थ्रू PDF आ जाता है। तो वो जो रिसीट हम इश्यू करते हैं वो प्रूफ है कि यस वी रिसीव्ड मनी, करेक्ट, ठीक है। So receipt is the amount received or receivable for selling assets, goods or services. Receipt क्या है, जब भी आपको कोई पैसा मिला या मिलने वाला हो, किसके बदले में, या तो आपने सामान बेचा या एसेट बेचा या सर्विसेज दी। सो शॉर्ट में मैं अगर सिंपल भाषा में कहना चाहूं तो whenever you receive money it is receipt, करेक्ट। अब ये जो रिसीट होती है ये रेवेन्यू नेचर भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है।
तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स बच्चों हम उसको बोलेंगे जो हम हमारे रोजमर्रा के बिजनेस से कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बिजनेस की अगर बात करूं, तो मेरे बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिसीट क्या है, फीस। सो वट एवर आई एम अर्निंग थ्रू माई रूटीन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, वो क्या होंगी, रेवेन्यू। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। से यस, रूटीन में जो हम इनकम कमा रहे हैं वो क्या होती है, रेवेन्यू, जो रूटीन में हमें पैसे मिल रहे हैं। कैपिटल रिसीट क्या होती है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। अब आप सोचो अगर मान लो ये जो एसी लगा है ये खराब हो जाए, मैंने सोचा इसको बेच देते हैं, तो ये जो बेच दिया क्या ये मेरा रोजमर्रा का पैसा आ रहा है, जो रूटीन एक्टिविटी, नहीं, रेवेन्यू नहीं है, राइट, तो क्या है, कैपिटल है। सो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। यानी रेवेन्यू नेचर से जो पैसा ना आ रहा हो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। सिंपल है, दोबारा बताती हूँ, रोजमर्रा का डेली काम करके जो आपका पैसा आ रहा है वो है रेवेन्यू रिसीट। ये रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार, ये नॉन रिकरिंग होता है, कभी कभी, ठीक है जी। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने पुराना एसेट सेल कर दिया, सो ये क्या कहोगे, कैपिटल रिसीट है। जो पैसा आपको मिला वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो क्या है, कैपिटल। दोबारा पढ़ो, रिसीट क्या है, जब भी कोई पैसा मिले बाय सेलिंग समथिंग। तो अगर आपकी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है तो वो रेवेन्यू है, रूटीन से नहीं आ रहा तो वो क्या है, कैपिटल। सिंपल है। एक्सपेंडिचर, देखो यहां हमें पैसे मिल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप पे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर, यू आर इनकरिंग, राइट। सो एक्सपेंडिचर रेफर्स टू स्पेंडिंग मनी, खर्चा करना, यहां पैसे मिल रहे हैं, यहां हम दे रहे हैं। और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर अक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स और सर्विसेज। देखिए मेरे को ना यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी है बच्चों। पहली चीज यहाँ पे बोला है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी जो पैसा मिल गया या तो जो मिलने वाला है। सपोज मैं आपको उधार पे सामान बेच दूं, पैसा आज नहीं कल मिलेगा ना, सो रिसीवेबल, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसीव। यहां बोला है स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी। स्पेंडिंग मनी, मुझे ये बोर्ड खरीदना था, मैंने बोर्ड खरीदा, पैसे दे दिए, मनी स्पेंड। या फिर मुझे बोर्ड चाहिए था, मैंने बोर्ड खरीदा और कहा कि बाद में पैसे दूंगी, इनकरिंग अ लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ये दोनों ही क्या है, एक्सपेंडिचर है, चाहे आप तुरंत पे करें चाहे बाद में पे करने का वादा करें। सो एक्सपेंडिचर रेफर्स टू स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी। क्यों, या तो आपने एसेट खरीदे होंगे, गुड्स खरीदे होंगे, सर्विसेज एक्सपेंसेस पे किए होंगे। एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज फॉर अ रिसीट ऑफ सम बेनिफिट। लॉजिकल है, हम किसी को पैसा क्यों देंगे, जब हमें बदले में कुछ मिल रहा होगा। अब आप मुझे फीस क्यों देते हो, जब मैं पढ़ा रही हूं, ऐसे फ्री में तो दोगे नहीं ना। एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज फॉर रिसीट ऑफ सम बेनिफिट, यानी हमें बदले में कुछ मिल रहा होगा तब हम कुछ पे करेंगे। अब ये जो पेमेंट होती है बच्चे, ये भी 3 तरीके की होती है। पहली पेमेंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो डेफर्ड रेवेन्यू। मैं इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ फिक्टिशियस एसेट, ताकि मुझे ये दोबारा ना समझाना पड़े। फिक्टिशियस एसेट तो पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। अब जैसे मान लेते हैं मैंने ये पैनल खरीदा, इससे पहले हम स्मार्ट टीवी से पढ़ा रहे थे, स्मार्ट बोर्ड खरीदने से पहले। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? क्या ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा बच्चों? करेगा, ठीक है। मैंने एसी खरीदा, ये सारा फर्नीचर खरीदा, डोंट यू थिंक ये सारा मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, एज आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स which will in turn increase the earning capacity। आपको बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है
जो आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हो। समझ में आ रहा है? जैसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आई वॉज टीचिंग ऑन बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड होता है पेन से लिखने वाला। फिर मैंने धीरे धीरे 1-2 साल बाद स्मार्ट टीवी खरीदा, अभी 5 साल हो गए मैंने और धीरे धीरे स्मार्ट पैनल खरीदा। तो जब भी मैंने ये चीजों में इन्वेस्ट किया तो डोंट यू थिंक मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, मेरे एसेट्स बेटर हो गए। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं कहूं कि एसेट्स को खरीदने के लिए या फिर उन्हें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई खर्चा किया जाए तो वो क्या है? कैपिटल। अब बच्चों आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक बिजनेस अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करता है। मेंटेन, यहां बोला कि अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, यहां क्या बोला? अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा? मेंटेन। एग्जाम्पल बताते हो बच्चों, मैं यहाँ पे प्रेमाइसेस का रेंट पे करते हैं हम, ठीक है? तो अगर मैं वो रेंट पे ना करूं तो क्या एकेडमी चल पाएगी? नहीं, यानी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन रेंट पे नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल लो, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैं वो पे ना करूं, यहां बिजली कट जाएगी तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? एकेडमी बंद। कहने का मतलब वो पे नहीं हुआ तो फिर से अर्निंग कैपेसिटी 0 हो जाएगी, मेंटेन नहीं रहेगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, जो आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, तो जो प्रिंटिंग स्टेशनरी की कॉस्ट आती है वो ना करे तो एकेडमी बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉइज की सैलरी, एम्प्लॉय के सहारे से बिजनेस चलता है, वो नहीं पे करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। कहने का मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस वो होते हैं खर्चे जिनको आप अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी, बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल ओनली इन द सेम ईयर। 1 साल का रेंट पे करेंगे तो 1 ही साल यूज कर पाएंगे ना। 1 साल की एम्प्लॉय को सैलरी दोगे तो वो उतना ही काम करेगा ना। बिजली का बिल 1 साल का पे करोगे तो वो उतना ही चलेगा। यानी इनका जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिमिटेड होता है। समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे टाइम का होता है, लॉन्ग टर्म, राइट? कैन आई से दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर and this is recurring in nature? Am I correct in saying this? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम रोज रोज नहीं करते हैं, है ना? एक बार कर दिया, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करता रहेगा बच्चों, राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन में चलता रहता है। मैंने एग्जाम्पल में सैलरी और रेंट दिया हुआ है, यहाँ मशीन फर्नीचर खरीदना। डेफर्ड रेवेन्यू वही है, फिक्टिशियस एसेट जो मैंने समझाया था। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? ये एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंस ही है। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, तो ये है तो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन ये ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस है जो लंबे टाइम का बेनिफिट दे जाता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंस इन नेचर बट रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बात समझ में आई बच्चों? दोबारा बताना है कुछ? अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके ब्रैकेट में आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? जस्ट अ मोमेंट, आई चेक। No, still this is not. Just give me a moment. I'll check this. ओके बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इस पेन में कुछ दिक्कत हो रहा था। सो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इसको हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंस। यानी जो रोजमर्रा के हमारे खर्चे होते हैं उसको हम क्या वर्ड देते हैं? एक्सपेंस। ठीक है? और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हम एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं। क्या चीज के लिए? एसेट्स खरीदने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या हम नेक्स्ट पे चले? एक्सपेंस वर्ड पे आते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। इट इज द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड ओनली। वही लिखा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा था कि इसको अगर खर्चा करोगे तो 1 साल में इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
जैसे कि सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंड। कैसे? जैसे देखो अगर मैं कहूं कि हमने ये पैनल खरीदा 150 का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जिस दिन खरीदा उस दिन तो ये मेरा एसेट था, दिस वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। लेकिन बच्चे एसेट की वैल्यू होती है तो वो घटती जाती है, जैसे जैसे एसेट की लाइफ बढ़ती है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, रिड्यूस होती जाती है। सो अगर मैं कहूं कि ये 20% से डेप्रिशिएट हो जाता है हर साल, सो कैन आई से 30,000 रुपीज इसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर में घट गई, से यस। तो ये जो 30,000 का फॉल हुआ इसकी वैल्यू में, इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूसेज और टाइम, राइट। मैंने ऐसा क्यों बोला ड्यू टू यूसेज और टाइम? अगर बच्चों आप मान लो आज फोन खरीद के लाते हो, उसको यूज मत करो, रखे रहो 6 महीने डब्बे में पैक, क्या उस रेट में वापस बेच दोगे? नहीं। यानी वक्त के साथ भी एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है। क्या ठीक बोला मैम ने? सो सैलरी, वेजेस, रेंट, ये जो एसेट की वैल्यू घटती है। देखो जब एसेट खरीदते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब उसकी वैल्यू घट जाती है, so that fall is what? Revenue. Amount written out of current assets. जैसे करंट, अभी हमने बोला कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घट जाए तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। वैसे ही अगर हमारे करंट एसेट्स की वैल्यू घट जाए या तो कह दो अब वो रिसीवेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने मिस्टर एक्स को कुछ सामान बेचा 50,000 रुपए का, ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो है बैंकक्रप्ट हो गए, इन्होंने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता, तो ये मेरा लॉस हो गया ना। करंट एसेट की वैल्यू कम हो गई, सही यस। डेटर्स मेरे करंट एसेट्स होते हैं बच्चों, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये जो लॉस हुआ वो भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा एक्सपेंसेस के हेड में। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एनी अदर एसेट, यानी और भी किसी एसेट की अगर आपकी वैल्यू कम हो जाती है तो वो किस हेड में आएगा, एक्सपेंसेस में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस, कुछ आइडिया है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS क्या होता है? बोला है कि COGS भी हमारा एक्सपेंस है। COGS देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड को समझो कि जो सामान हम मार्केट में बेच रहे हैं उसको जब हम खरीद के लाए थे तो वो उस पे जितना एक्सपेंस इनकर हुआ उस सामान को खरीदने में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ सिंपल सा। ये भारद्वाज गारमेंट्स है, ठीक है, गारमेंट्स है, कपड़ों में डील करते हैं हम, स्पेशल मान के चलते हैं जीन्स में डील करते हैं। भारद्वाज गारमेंट्स में क्या मिलते हैं, जीन्स। अभी हम ये बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैंने बताया था ना आपको पिछले चैप्टर में, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताती हूँ क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है जो बिल्कुल भारद्वाज गारमेंट के ट्रेड से जुड़ी हुई चीजें होंगी, जैसे परचेज और सेल। क्या, परचेज और सेल। हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं 2023-24 का बना रहे हैं, 2023-24। जब ये ईयर स्टार्ट हुआ भारद्वाज गारमेंट्स के पास पिछले साल के थोड़े जीन्स बचे हुए थे। देखो जब भी बच्चे आप जीन्स खरीदते हो ऐसा तो नहीं है उस साल सारा बिक जाएगा, नहीं होगा ना। तो आई एम सेइंग कि लास्ट ईयर का इसका कोई जीन्स बचा हुआ था। 500 जीन्स भारद्वाज गारमेंट्स के पास ऑलरेडी बची हुई थी और 500 रुपए में इन्होंने खरीदी थी, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 2,50,000 से यस, ठीक है। अब भारद्वाज गारमेंट्स ने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर और थोड़ा सा खरीद लिया, बेचना तो है ही, दुकान चलानी है तो सामान तो खरीदना पड़ेगा। आपने और परचेज करी जीन्स, कितनी जीन्स खरीदोगे, 2,000 जीन्स और खरीद लिया आपने 500 रुपए में, कितनी हो गई, 2 5 is 10, 1 करोड़ रुपए नहीं 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है। आपने और जीन्स खरीद ली। बच्चे अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
मैंने बोला था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, ट्रेडिंग में, ये बात बताई थी। सो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहेंगे वो खर्चे जो बिल्कुल आपकी परचेज या प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है। आई रिपीट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो आपकी परचेज या तो आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे अगर आप डायरेक्टली लिंकेज कर सकते हैं तो वो एग्जाम्पल सुनो। ये जो भारद्वाज गारमेंट्स है दिल्ली से कपड़ा खरीद के लाता है, ठीक है, इसका जो ओनर है वो दिल्ली से कपड़ा खरीद के लाता है कबीर सप्लायर्स से। अब यहां दिल्ली से सामान गुड़गांव आता है भारद्वाज गारमेंट्स के पास, तो कबीर सप्लायर ने क्या बोला कि भाई मैं सामान तो भेज दूंगा, ठीक है, किराया तुम बेयर करोगे, दिल्ली टू गुड़गांव जो भी किराया आएगा कौन बेयर करेगा, तुम बेयर करोगे, तुम जानो। तो डोंट यू थिंक अगर ये किराया पे नहीं करोगे तो परचेज पॉसिबल ही नहीं है, सामान आएगा ही नहीं तो परचेज हो ही नहीं, है ना। सो कैन आई से ये किराया डायरेक्टली लिंक्ड है आपके। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कैरेज इनवर्ड। मान लो 10,000 रुपए का किराया लग गया ये जीन्स लाने में आपके शॉप तक, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया, कोई दिक्कत है बच्चे यहां तक। ओपनिंग स्टॉक जो साल की शुरुआत में आपके पास था, परचेज आपने जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनकर हो गए। अब देखो इसके पास टोटल कितनी जीन्स हो गई बच्चों, भारद्वाज गारमेंट्स के पास 500 तो पहले थी, ड्यूरिंग द ईयर इसने कितनी खरीदी, 2000, तो 2500 जीन्स हो गई। क्या जरूरी है सारी बिक जाए, जरूरी तो नहीं है। कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं कि इतनी बिक गई। सो मैं एग्जाम्पल लूंगी कितनी बेचे बताओ, 2500 जीन्स में से सेल्स कितना करें हम इसका, मान लेते हैं कि इसने 2300 बेच दी और 500 रुपए की ये खरीद के लाता है और ये बेचता 1000 में है, डबल रेट में बेचता है, तो सेल्स कितनी हो गई, 23 लाख की सेल हो गई। से यस, 2300 जीन्स बेच दी। अब कितनी बच गई, साल खत्म होने में कितनी जीन्स बच गई बच्चों, 200 जीन्स बच गई। वेरी गुड। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, 200 जीन्स बच गई, 500 रुपए की एक। 500 रुपए क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी तक बिकी नहीं है, जब बिकेगी कितने रुपए में बिकेगी हमें नहीं पता, तब देखेंगे। अभी हमने इसकी कॉस्ट लिख दी तो कितना बचा, 25 is 10, 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। से यस बच्चों। अब इससे मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब मैंने जो सामान बेचा उसकी मैंने क्या कॉस्ट बेयर करी। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,50,000। परचेज कितनी करी इसने ड्यूरिंग द ईयर, 10 लाख रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 के इनकर हो गए, माइनस 1 लाख का स्टॉक बचा हुआ है। सो वट एवर द आंसर इज दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी, ये भी हमारा रोजमर्रा का एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस, जिसको किए बिना बिजनेस चल नहीं सकता। बच्चों एक सीधी सी बात बताऊं कि मैंने ये जो इतने ये पॉइंट लिखे ना, ये पीएनएल अकाउंट से जुड़े हुए थे। किससे, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ये पूरे ट्रेडिंग को कवर कर लेता है। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ हम कैलकुलेट करते हैं COGS, इसे शॉर्ट में कहा जाता है COGS। फॉर्मूला याद रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए COGS क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द गुड्स दैट वी हैव सोल्ड इन द मार्केट। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट COGS इज ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या हम नेक्स्ट पे चले या आप कुछ नोट कर रहे हैं? नोट करना है तो फटाफट करो, मैं वेट कर लेती हूँ। सॉरी, ओके। सो कॉस्ट इनकर्ड फॉर द गुड्स सोल्ड
द कॉस्ट विच वी हैव इनकर्ड फॉर द गुड्स सोल्ड, या तो कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गुड्स सोल्ड, यानी हम जो ये 2300 यूनिट बेच रहे हैं बच्चे, इस 2300 यूनिट को बेच के जो हमने कमाया उसके लिए हमने क्या खर्चा किया। ठीक है, तो अब खर्चा कैसे निकालेंगे कि 2.5 लाख तो मेरे पहले ही लगे हुए थे, 10 लाख मैंने और लगा दिए, 12.5 और 10 13.5, लेकिन उसमें से 1 लाख का माल अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, तो ये तीनों प्लस किया और ये क्या कर दिया, तो मेरा नेट कॉस्ट कितना लग गया इस चीज को कमाने के लिए, वॉट एवर द आंसर इज। समझ में आ गया, यानी 250 प्लस दिस 1250, 1260 माइनस 1 लाख 1160, 23 लाख का ये सेल्स का जो फिगर है उसको कमाने के लिए मैंने कितना खर्चा कर दिया, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है ना, चलिए आगे, या कुछ नोट करना है आपने। चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस पे आते हैं, कुछ हद तक मैंने थोड़ा सा बताया भी था, दोबारा बताती हूँ बच्चों आपको। प्रीपेड, एडवांस में पेड खर्चे, एडवांस में पेड खर्चे, रीड करो फिर समझेंगे। इट इज द एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स। अब जैसे मानो एक एग्जाम्पल मैं अपने बिजनेस का लेती हूं, 1423 से लेके, इसका प्रॉब्लम ही है, 1423 से लेके 31 मार्च 24 की बात करते हैं। इफ आई से कि इस जगह का मंथली रेंट 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, मंथली रेंट कितना है, 10,000। हम इस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक की। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस 12 मंथ्स, मेरा रेंट कितना हो गया बच्चों, 10,000 इंटू 12 है ना, तो ये तो मैंने पे किया ही है इस साल, प्लस मैंने क्या किया, अगले 3 महीने का रेंट भी पे कर दिया विद इन दिस 12 मंथ्स ओनली, यानी यहां पे मेरा ईयर खत्म हो गया। लेकिन मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून का रेंट भी मैंने इस 12 महीने के दौरान में भी आई टेक 1 मार्च को पे कर दिया। 1 मार्च को मैंने क्या किया, आगे के 3 महीने का रेंट भी पे कर दिया। सो अगर इस 12 महीने की बात करें, इस पीरियड में हमने टोटल 15 महीने का रेंट पे कर दिया। क्या आप अग्री करते हैं बच्चों? लेकिन आपको अकाउंटिंग तो इस पीरियड की करनी है ना। अगर आप 3 महीने का एडिशनल रेंट पे कर देते हैं तो वो इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, इस ईयर के एक्सपेंस में नहीं लिखा जाना चाहिए। हाँ बोलो, आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो इफ यू हैव पेड फॉर 15 मंथ्स, आप उसमें से 3 महीने का माइनस करेंगे, 12 महीने का ही रेंट लिखेंगे जितना पे किया, और ये 3 महीने जो एडिशनल पे कर दिया उसको आप एक्सपेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अगले साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है ही नहीं बच्चों। तो फिर हम उसे कहां लिखेंगे? कहीं तो लिखना पड़ेगा, पे हुआ है तो एसेट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? एसेट में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये फ्यूचर बेनिफिट है, आपको अगले साल 3 महीने का कम रेंट पे करना पड़ेगा। पढ़ो, इट इज द एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 हैज बीन पेड for 1 year beginning on 1st October, financial year ends on 31st March. It means premium of 6 months has been paid in advance. यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हम इंश्योरेंस का एग्जाम्पल, जैसे मैंने रेंट का दिया, इधर इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया है कि आप कौन से ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं? 2010 से कर रहे हैं। ठीक है, सो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल 10 से लेके 31 मार्च 11 तक। आपको बोला है कि ये इंश्योरेंस आपने पे किया 1 अक्टूबर को। कब पे किया? यानी बीच में, है ना, पूरे साल के बीच में होगा ना। 1 अप्रैल 10 को ये शुरू हुआ, 31 मार्च 11 को खत्म हो गया। आपको बोला है 1 अक्टूबर को आपने 10,000 रुपए का इंश्योरेंस पे किया, और ये इंश्योरेंस 1 साल के लिए पे कर दिया। कितने साल के लिए? 1 साल बच्चों। लेकिन यहाँ पे तो हमारा ईयर खत्म हो जाएगा, यानी ये तो सिर्फ 6 मंथ्स ही हुए। से यस, तो कैन आई से आगे के 6 महीने एडवांस पेड है,
इस पर्टिकुलर ईयर के लिए तो एडवांस हो गया ना बच्चों। यहाँ बोला है कि ये 6 महीने तो हमारे इसी ईयर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने 1 साल का पेमेंट कर दिया, मतलब आगे आने वाले 6 महीने का भी पेमेंट हो गया, सो वो 6 महीने क्या हो जाएगा, प्रीपेड। क्या हो जाएगा, और उसे कहां लिखेंगे, करंट एसेट्स में, एक्सपेंस नहीं है। जो खर्चा आप एडवांस में पे कर देते हो, यानी अगले साल से जुड़ा हुआ खर्चा अगर आपने इस साल में पे कर दिया, तो आप इस साल के एक्सपेंस में उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। रीजन बीइंग वो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, वो आने वाले साल का एक्सपेंस है, करंट। तो फिर लिखोगे कहाँ, कहीं तो लिखना पड़ेगा, पैसा गया है तो कुछ तो हुआ ही है पैसे का, तो हम बोलेंगे कि भाई हमने ये करंट एसेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगली साल अब हमें कम पे करना है। इट इज शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अब जब हमारे अगले साल के बुक्स बनेंगे तब हम इसे एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे, इस एसेट को क्या करेंगे, एक्सपेंस में कन्वर्ट। सिंपल है बच्चों या और समझाऊं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि आपने एडवांस में पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग होता है जो पे करना बाकी होता है ना, खर्चा जो पे करना बाकी है। समझो, मैं वही रेंट वाला एग्जांपल लूंगी अभी जो मैंने लिया था, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। मैंने अप्रैल का भी रेंट पे किया, मई का भी किया, सो ऑन, मैंने जनवरी तक रेंट पे कर दिया, फेब और मार्च का रेंट पे करना बाकी है। क्या हो गया, फेब और मार्च का रेंट पे होना बाकी है, और हमारा ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को। सो क्या मैं ये बोलूंगी कि मैंने 2 महीने का रेंट पे नहीं किया तो मेरे को तो खर्चे में लिखना ही नहीं चाहिए, मैंने पे नहीं किया तो मेरा तो खर्चा ही नहीं है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? नहीं बोल सकते। अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि चाहे आपने ये 2 महीने का रेंट पे किया या नहीं किया, एक्सपेंस तो है, क्योंकि आपको उस 12 महीने से जुड़े हुए सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं बच्चों। समझ में आया? चाहे पे हुए नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके पीछे का जो कारण है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि किस प्रिंसिपल के कारण मैम ऐसा बोल रही हैं कि चाहे ये 2 महीने का रेंट पे हुआ या नहीं पर एक्सपेंस में लिखा जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, अप्रैल से लेके जैन 10 महीने का रेंट तो मैंने पे किया ही है, 1 लाख तो मैंने पे किया ऐसे, यस, लेकिन मुझे एक्सपेंसेस में पूरे 12 महीने का लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगी, 2 महीने का रेंट यहाँ पे ऐड कर दूंगी और लाइबिलिटी में 20,000 रुपए लिख दूंगी। क्या बोला? देखो, जो रेंट पे हो गया उसके 2 इंपैक्ट अपने आप हो गए। कैसे? एक तरफ रेंट एक्सपेंस हो गया, दूसरी तरफ मेरा कैश माइनस हो गया, लेकिन 2 इफेक्ट होते हैं ना हर ट्रांजैक्शन के। जो 1 लाख पे हो गया उसमें क्या हुआ, एक तरफ रेंट एक्सपेंस हो गया, दूसरी तरफ कैश कम हो गया। यहां पे क्या हुआ कि 20,000 मैंने एक्सपेंस में तो जोड़ दिए, दूसरा कहां लिखूं, कैश तो कम हुआ ही नहीं है बच्चों, पे तो किया ही नहीं अभी तक, तो हम उसे लायबिलिटी में लिखेंगे कि पे करना बाकी है। समझ में आया? तो यहां पे क्या बोला है, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज नॉट बीन पेड बट द बेनिफिट हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड। यानी मेरा साल खत्म हो गया, मुझे बेनिफिट मिल गया प्रेमाइसिस को यूज करने का, लेकिन मैंने अभी तक उसका खर्चा पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेंस्ट विच 20,000 ऑडिट फी इज टू बी पेड। आपको बोला है कि आपने सीए से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कराए हैं बट उसकी फीस पे करनी बाकी है, तो आपको उसको लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस साल से जुड़ा था, आपको पे करना था, आपने नहीं किया। इट मीन्स इट इज अ लायबिलिटी। हैज बीन इनकर्ड विच इज येट टू बी पेड, इसे कैसे बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टर्म है। क्या है? जो एडवांस में पे कर दिया वो कहलाता है प्रीपेड, और जो पे करना बाकी है वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। समझ आ रहा है बच्चों या दोबारा बताऊं कुछ? इसको बोला इट इज डेबिटेड टू पीएनएल। मैंने बोला कि एक्सपेंस जहां पे लिखोगे उसमें 20,000 रुपए ऐड करोगे, मतलब पीएनएल में तो ऐड करोगे, और दूसरा कहां लिखोगे, अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। देखो यहां पे करके भी दिखाया हुआ है।
सैलरी पेड जो है वो 50,000 है, अभी भी जो पे करनी बाकी है वो 5। टोटल मेरा इस साल का खर्चा कितना हो गया 55। तो जहां पे मेरे पीएनएल में एक्सपेंसेस होंगे मैं पूरा 55 लिखूंगी, 50 जो पे हो गया और 5 जो पे होना बाकी है। और ये जो 5 पे होना बाकी है उसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, लायबिलिटी में एज अनपेड सैलरी। समझ में आई बात? ये जो 50 है वो तो दूसरा इंपैक्ट अपने आप कैश में से माइनस हो गया, ये वाला हम लिख देंगे लायबिलिटी। कोई शक कोई शंका? तो अभी तक आपको समझ में आया कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है बच्चों ये क्या है, एसेट है। यहां पे दोबारा लिखते हैं, ये नोट करो, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो लायबिलिटी होती है। इतना नोट करेंगे बच्चों। दोबारा, प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों? आगे चले, वेरी गुड। अब आते हैं इनकम पे। अभी तक हम एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, इनकम पे आते हैं। इनकम क्या होती है? ये देखो, ये दोनों डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना ऐसे लगेगा पागल, गोल गोल घुमा रहे, पागल कर देंगे ये दोनों डेफिनेशन, देख के ऐसा लगेगा एक बार तो। देखो डेफिनेशन पढ़ो, इनकम में लिखा है इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट में लिखा है प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस। गोल गोल घुमाया ना आगे। तो मैं आपको बताती हूँ, इनकम के लिए लिखा है जितना भी आपने टोटल रेवेन्यू किया ड्यूरिंग द पीरियड माइनस जो टोटल एक्सपेंसेस किए। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों, मेरे को ये बताओ कि हम जब टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स पे करते हैं या प्रॉफिट टैक्स पे करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं। यानी अगर एक इंसान कहीं से भी किसी भी सोर्सेस से इनकम कमा रहा है तो वो सारे सोर्सेस से वो क्या करता है, टैक्स पे करता है। से यस हाँ बोलो। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी भारद्वाज गारमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो भारद्वाज गारमेंट्स बिजनेस से भी कमा रहा है। हाँ बोलो, बिजनेस से भी कमा रहा है भारद्वाज गारमेंट। बच्चे ऐसा भी हो सकता है ना कि उसका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हो, एज इन उसकी कोई प्रॉपर्टी हो जो उसने रेंट पे चढ़ा रखी हो, वहां से इनकम आ रही हो। ऐसा भी हो सकता है उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, उससे इंटरेस्ट आ रहा हो। यानी उस बिजनेस के अलावा और भी सोर्सेज हो सकते हैं उसके पास। से यस। सो इनकम क्या होता है, उसने जो टोटल रेवेन्यू कमाया, चाहे वो बिजनेस से कमाया चाहे कहीं अदर इनकम कमाई, यानी बिजनेस से जो अर्न किया वो प्लस अदर इनकम जो अर्न की वो माइनस उसके जो टोटल खर्चे हो गए वो क्या हो गई, उसकी नेट इनकम। से यस। लेकिन प्रॉफिट वर्ड बच्चों सिर्फ बिजनेस से जो कमाया उसके लिए यूज किया जाता है। यानी उसने भारद्वाज गारमेंट का जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से जो भी अर्न किया दैट इज प्रॉफिट। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा वाइडर हुआ, इनकम वाइड हुआ या प्रॉफिट? इनकम वाइड हुआ। इनकम इंक्लूड्स दैट्स प्रॉफिट। सिंपल है। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द business from its operating activity, that is activity carried out by the enterprise to earn the profit. Profit is further divided into GP and NP. business का जो profit है वो GP और NP में divided है। थोड़ा सा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। आप ये नोट करना चाहते हैं बच्चों तो नोट करें, मैं वेट कर लेती हूँ। आपको समझ आया इनकम और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस? इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट, राइट? इनकम कैन बी फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल, बट प्रॉफिट कैन बी अर्न्ड फ्रॉम द बिजनेस ओनली। ओके, आप मेरे से पूछ रहे हो कि इस एक्सपेंस वर्ड की जगह क्या हम एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं? मैं मना करूंगी बच्चे, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कैपिटल भी होते हैं, एक्सपेंडिचर कैपिटल भी होते हैं, रेवेन्यू भी होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू भी होते हैं। लेकिन एक्सपेंस वर्ड जहां हम लिख देते हैं वहां पे क्या हो जाता है, वो रेवेन्यू नेचर के हो जाते हैं रोजमर्रा। अब ये देखो, रेवेन्यू वर्ड जो है ना अकाउंट्स में दो तरीके से यूज होता है। एक रेवेन्यू तो जो आपने अर्न किया उसे कहते हैं कि ये मेरा रेवेन्यू हुआ।
और दूसरा रेवेन्यू नेचर को जताता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू इनकम है, ये कैपिटल इनकम है। आप समझ रहे हैं? सो रेवेन्यू वर्ड इज यूज्ड इन टू वेज। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, एक शब्द के दो मतलब होते हैं, तो यहाँ पे वही है। रेवेन्यू का मतलब आपने जो अर्न किया वो भी है, और रेवेन्यू का एक नेचर भी डिफाइन करता है। आपको समझ में आया बच्चों मेरी बात या नहीं? बताओ। जीपी मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, दोबारा से देख लो। इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ COGS, यानी सेल्स माइनस COGS विल गिव यू GP। सही बोला ना? सेल्स माइनस COGS विल गिव मी GP। देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मैंने ले लिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर मैंने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, बच्चों ये नेट क्या बन गया? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या बना? COGS। अगर मैं ये सारा नेट ऑफ कर दूं, सो कैन आई से इट इज COGS। सेल्स माइनस COGS इज GP। सही बोला ना बच्चों मैंने? या फिर आप कह लो COGS प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स, और यू कैन से सेल्स माइनस GP इज इक्वल टू COGS। एक ही बात है, आप ये फॉर्मूला मैंने अलग अलग बना दिए, क्योंकि अगर मैं इन चार चीजों को नेट ऑफ करूं दैट इज COGS। से यस बच्चों, सेल्स माइनस COGS विल गिव यू GP। सही बोला ना? तो ये सिंपल है, ये हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा था। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा GP उस अकाउंट से आता है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फिर हम अपने इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करते हैं। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चले गए। अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो वो भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, अदर इनकम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फाइनली जो आपका प्रॉफिट आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया बच्चों? नहीं, आपका देखो, दोबारा सुनो। इस अकाउंट से आपको GP मिला, ये GP क्या है? अभी तक आपने बिल्कुल कोर बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे किए हैं, तो जो GP बचा उसमें से फिर और एडिशनल भी तो खर्चे होते हैं ना, परचेस के अलावा, तो और माइनस किया, तो फाइनली यू रीच्ड नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया आप? वेरी गुड। तो यहां तक हम रखें आज की क्लास। कितने? 15 डेफिनेशन हो गए हमारे। लास्ट लेक्चर में हमने 6 कवर किए थे, आज हमने 9 डेफिनेशंस कवर किए। घर जाके आपने क्या करना है, ये PPT शेयर्ड है आपके साथ, कर दी जाएगी ग्रुप में शेयर। आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी होगी, राइट? तो इस PPT को इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स टू जस्ट टर्न द पेजेस, देखते जाओ PPT को और रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने चैप्टर 1 की समरी बनाई होमवर्क में, वैसे ही जब चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा उसकी भी बच्चों समरी बनानी है, ठीक है? देखो क्या होता है, जब आप चीजों को समराइज करते हो अपने हाथ से, है ना, समरी बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक पेज को तुमने 2 लाइन में लिख के देना है, तो उसमें भारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब वो काम कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बार बार बोलती हूँ कि समराइज करो, समराइज करो, राइट? सो विल कीप अप टू हियर, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आई होप यू गाइज एंजॉयड। बाय बाय। ठीक है।